नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना जानकी। आइए सुनते हैं अफसाना जानकी। पूना में रेसों का मौसम शुरू होने वाला था कि पेशावर से अजीज़ ने लिखा कि मैं अपनी एक जान पहचान की औरत जानकी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उसको या तो पूना में या बम्बई की किसी फिल्म कंपनी में मुलाजिम करा दो। तुम्हारी वाकफियत काफ़ी है, उम्मीद है तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत का तो इतना ज़्यादा सवाल नहीं था, लेकिन मुसीबत ये थी कि मैंने ऐसा काम कभी किया ही नहीं था। फिल्म कंपनियों में अक्सर वही आदमी औरतें लेकर आते हैं जिन्हें उनकी कमाई खानी होती है। जाहिर है कि मैं बहुत घबराया, लेकिन फिर मैंने सोचा अजीज़ इतना पुराना दोस्त है, जाने किस यकीन के साथ भेजा है, उसको मायूस नहीं करना चाहिए। यह सोचकर भी एक गुना तस्कीन हुई कि औरत के लिए अगर वो जवान हो, हर फिल्म कंपनी के दरवाजे खुलें। इतनी तरद्दुद की बात ही क्या है, मेरी मदद के बगैर ही उसे किसी न किसी फिल्म कंपनी में जगह मिल जाएगी। ख़त मिलने के चौथे रोज़ वो पूना पहुंच गई। कितना लंबा सफ़र तय करके आई थी, पेशावर से बम्बई और बम्बई से पूना। प्लेटफॉर्म पर चूँकि उसको मुझे पहचानना था, इसलिए गाड़ी आने पर मैंने एक सिरे से डब्बों के पास से गुजरना शुरू किया। मुझे ज़्यादा दूर ना चलना पड़ा, क्योंकि सेकंड क्लास के डब्बे से एक मुतवस्तित कद की औरत जिसके हाथ में मेरी तस्वीर थी उतरी। मेरी तरफ वो पीट करके खड़ी हो गई और एड़ियाँ ऊंची करके मुझे हुजूम में तलाश करने लगी। मैंने करीब जाकर कहा, जिसे आप ढूंढ रही हैं वो गालिबन मैं ही हूँ। वो पलटी, ओह आप। एक नज़र मेरी तस्वीर की तरफ देखा और बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा, सादत साहब सफ़र बहुत ही लंबा था। बम्बई में फ्रंटियर मेल से उतर कर इस गाड़ी के इंतज़ार में जो वक्त काटना पड़ा, उसने तबीयत साफ कर दी। मैंने कहा, असबाब कहाँ है आपका, लाती हूँ। ये कहकर वो डब्बे के अंदर दाखिल हुई। 2 सूटकेस और एक बिस्तर निकाला। मैंने कुली बुलवाया। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने मुझसे कहा, मैं होटल में ठहरूंगी। मैंने स्टेशन के सामने ही उसके लिए एक कमरे का बंदोबस्त कर दिया। उसे गुस्ल करके कपड़े तब्दील करने थे और आराम करना था, इसलिए मैंने उसे अपना एड्रेस दिया और ये कहकर के सुबह 10 बजे मुझसे मिले होटल से चल दिया। सुबह 10:30 बजे वो प्रभात नगर, जहाँ मैं एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था, आई। जगह तलाश करते हुए उसे देर हो गई थी। मेरा दोस्त उस छोटे से फ्लैट में, जो नया नया था, मौजूद नहीं था। मैं रात देर तक लिखने का काम करने के बाद सुबह देर से जागा था, इसलिए 10:30 बजे नहा धोकर चाय पी रहा था कि वो अचानक अंदर दाखिल हुई। प्लेटफॉर्म पर होटल में थकावट के बावजूद वो जानदार औरत थी, मगर जो ही वो उस कमरे में, जहाँ मैं से बनियान और पजामा पहने चाय पी रहा था, दाखिल हुई, तो उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही परेशान और खस्ता हाल औरत मुझसे मिलने आई है। जब मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर देखा था तो वो ज़िंदगी से भरपूर थी, लेकिन जब प्रभात नगर के नंबर 11 फ्लैट में आई तो मुझे महसूस हुआ कि या तो उसने खैरात में अपना 10-15 औंस खून दे दिया है या उसका इस्कात हो गया है। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, घर में और कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक बेवकूफ़ नौकर के। मेरे दोस्त का घर, जिसमें एक फिल्मी कहानी लिखने के लिए मैं ठहरा हुआ था, बिल्कुल सुनसान था, और मजीद एक ऐसा नौकर था जिसकी मौजूदगी वीरानी में इजाफा करती थी। मैंने चाय की एक प्याली बनाकर जानकी को दी और कहा, होटल से तो आप नाश्ता करके आई होंगी, फिर भी शौक़ फरमाइए। उसने इस्तराब से अपने होंठ काटते हुए चाय की प्याली उठाई और पीना शुरू कर दिया। उसकी दाहिनी टांग बड़े ज़ोर से हिल रही थी। उसके होंठों की कपकपाहट से मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिचकिचाती है। मैंने सोचा शायद होटल में रात को किसी मुसाफिर ने उसे छेड़ा है। चुनांचे मैंने कहा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई होटल में?
जी जी नहीं। मैं ये मुख्तसर जवाब सुनकर खामोश रहा। चाय ख़त्म हुई तो मैंने सोचा आपको ये बात करनी चाहिए। चुनांचे मैंने पूछा, अजीज़ साहब कैसे हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब ना दिया। चाय की प्याली तिपाही पर रखकर उठ खड़ी हुई और लफ्ज़ों को जल्दी जल्दी अदा करके कहा, मंटो साहब, आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं? मैंने जवाब दिया, पूरा मैं तो मैं किसी को नहीं जानता। ओह। मैंने पूछा, क्यों, बीमार हैं आप? जी हाँ। वो कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दरियाफ्त किया, क्या तकलीफ़ है? उसके तीखे होंठ जो मुस्कुराते वक्त सिकुड़ जाते थे या सुकेड़ लिए जाते थे, वाह हुए। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सकी और उठकर खड़ी हुई। फिर मेरा सिगरेट का डब्बा उठाया और एक सिगरेट सुलगाकर कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं सिगरेट पिया करती हूँ। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो सिर्फ सिगरेट पिया ही नहीं करती बल्कि फूंका करती थी, बिल्कुल मर्दों की तरह। सिगरेट उंगलियों में दबाकर वो ज़ोर ज़ोर से कश लेती और एक दिन में तकरीबन 75 सिगरेटों का डब्बा और एक दिन में तकरीबन 75 सिगरेटों का धुआं खींचती थी। मैंने कहा, बताती क्यों नहीं कि आपको क्या तकलीफ़ है? उसने कुंवारी लड़कियों की तरह झुंझुलाकर अपना एक पाँव फर्श पर मारा। हाय अल्लाह, मैं कैसे बताऊं आपको? ये कहकर वो मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए तीखे होठों की मेहराब में से मुझे उसके दांत नजर आए जो गैर मामूली तौर पर साफ और चमकीले थे। वो बैठ गई और मेरी आंखों में अपनी डगमगाती आंखों को न डालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, बात यह है कि 15-20 दिन ऊपर हो गए हैं और मुझे डर है कि। पहले तो मैं मतलब ना समझा, लेकिन जब वो बोलते बोलते रुक गई तो मैं किसी कदर समझ गया। ऐसा अक्सर होता है। उसने ज़ोर से कश लिया और मर्दों की तरह ज़ोर से धुएं को बाहर निकालते हुए कहा, नहीं, यह मामला कुछ और है। मुझे डर है कि कहीं कुछ ठहर ना गया हो। मैंने कहा, ओह। उसने सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसकी गर्दन चाय की तस्तरी में डुबाई। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी मुसीबत होगी। एक दफ़ा पेशावर में ऐसी ही गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अजीज़ साहब अपने एक हकीम दोस्त से ऐसी दवा लाए थे जिससे चंद ही दिन में सब साफ हो गया था। मैंने पूछा, आपको बच्चे पसंद नहीं? वो मुस्कुराई, पसंद है, लेकिन कौन पालता फिरे? मैंने कहा, आपको मालूम है इस तरह बच्चे ज़ाय करना जुर्म है? वो एकदम संजीदा हो गई। फिर उसने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझसे अजीज़ साहब ने भी यही कहा था, लेकिन सादत साहब, मैं पूछती हूँ, इसमें जुर्म की कौन सी बात है? अपनी ही तो चीज़ है। और इन कानून बनाने वालों को यह भी मालूम है कि बच्चा ज़ाय कराते हुए कितनी तकलीफ़ होती है। बड़ा जुर्म है। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। अजीबो गरीब हो तुम जानकी। जानकी ने भी हंसना शुरू किया। अजीज साहब भी यही कहा करते हैं। हंसते में उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मुशाहिदा है, जो आदमी पुरखलूस हों, हंसते हुए उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। उसने अपना बैग खोलकर रुमाल निकाला और आंखें खुश करके भोले बच्चों के अंदाज में पूछा, सादत साहब, बताइए, क्या मेरी बातें दिलचस्प होती हैं? मैंने कहा, बहुत। झूठ? इसका सबूत? उसने सिगरेट सुलगाना शुरू किया। भाई शायद ऐसा हो। मैं तो इतना जानती हूँ कि कुछ कुछ बेवकूफ़ हूँ। ज़्यादा खाती हूँ, ज़्यादा बोलती हूँ, ज़्यादा हंसती हूँ। अब आप ही देखिए, ज़्यादा खाने से मेरा पेट कितना बढ़ गया है। अजीज साहब हमेशा कहते रहे, जानकी कम खाया करो, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। सादत साहब, बात यह है कि मैं कम खाऊं तो हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं किसी से कोई बात कहना भूल गई हूँ। उसने फिर हंसना शुरू किया। मैं भी उसके साथ शरीक हो गया। उसकी हंसी बिल्कुल अलग किस्म की थी। बीच बीच में घुघरू बजते थे। फिर वो इस्काते हमल के मुतालिक बात करने ही वाली थी कि मेरा दोस्त, जिसके यहाँ मैं ठहरा हुआ था, आ गया। मैंने जानकी से उसका तारुफ कराया और बताया कि फिल्म लाइन में आने का शौक़ रखती हैं। मेरा दोस्त उसे स्टूडियो ले गया, क्योंकि उसको यकीन था कि वो डायरेक्टर जिसके साथ वो बहैसियत असिस्टेंट के काम कर रहा था, अपनी नए फिल्म में जानकी को एक ख़ास रोल के लिए ज़रूर ले लेगा। पूना में जितने स्टूडियो थे, मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से जानकी के लिए कोशिश की। किसी ने उसका साउंड टेस्ट लिया,
किसी ने कैमरा टेस्ट, एक फिल्म कंपनी में उसको मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहना कर देखा गया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। एक तो जानकी वैसे ही दिन ऊपर हो जाने के बायस परेशान थी। 4-5 दिन रोज़ मुतवातिर जब उसे मुख्तलिफ फिल्म कंपनियों के उकता देने वाले माहौल में बेनतीजा गुजारने पड़े तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। बच्चा ज़ाया करने के लिए वो हर रोज़ 20-20 ग्रीन कुनीन खाती थी। इससे भी उसकी तबीयत पर गरानी सी रहती थी। अजीज़ साहब के दिन पेशावर में उसके बगैर कैसे गुजरते हैं, इसके मुतालिक भी उसको हर वक्त फिक्र रहती थी। पूना पहुंचते उसने एक तार भेजा था। उसके बाद वो बिला नागा हर रोज़ एक ख़त लिख रही थी। हर ख़त में यह ताकीद होती थी कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और दवा बाकायदगी के साथ पीते रहें। अजीज़ साहब को क्या बीमारी थी इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन जानकी से मुझे इतना मालूम हुआ कि अजीज़ साहब को चूँकि उससे मोहब्बत है इसलिए वो फ़ौरन उसका कहा मान लेते हैं। घर में कई बार बीवी से उसका झगड़ा हुआ कि वो दवा नहीं पीते, लेकिन जानकी से इस मामले में उन्होंने कभी चूँ भी ना की। शुरू में मेरा ख्याल था कि जानकी अजीज़ के मुतालिक जो इतनी फ़िक्रमंद रहती है महज बकवास है, बनावट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी बेतकल्लुफ़ बातों से महसूस किया कि उसे हकीकतन अजीज़ का ख्याल है। उसका जब भी ख़त आया जानकी पढ़कर ज़रूर रोई। फिल्म कंपनियों के तवाफ़ का कोई नतीजा न निकला, लेकिन एक रोज़ जानकी को यह मालूम करके बहुत खुशी हुई कि उसका अंदेशा गलत था। दिन वाकई ऊपर हो गए थे, लेकिन वो बात जिसका उसे खटका था नहीं थी। जानकी को पूना आए हुए 20 रोज़ हो चले थे। अजीज़ को वो ख़त पर ख़त लिख रही थी। उसकी तरफ से भी लंबे लंबे मोहब्बतनामे आते थे। एक ख़त में अजीज़ ने मुझसे कहा था कि पूना में अगर जानकी के लिए कुछ नहीं होता तो मैं बम्बई में कोशिश करूं, क्योंकि वहाँ बेशुमार स्टूडियो हैं। बात माकूल थी, लेकिन मैं सिनेरियो लिखने में मसरूफ़ था, इसलिए जानकी के साथ बम्बई जाना मुश्किल था। लेकिन मैंने पूना से अपने दोस्त सईद को, जो एक फिल्म में हीरो का पार्ट अदा कर रहा था, टेलीफोन किया। इत्तेफाक से वो उस वक्त स्टूडियो में मौजूद न था। ऑफिस में नारायण खड़ा था। उसे जब मालूम हुआ कि मैं पूना से बोल रहा हूँ तो टेलीफोन ले लिया और ज़ोर से चिल्लाया, हेलो मंटो, नारायण स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड। कहो बात क्या है? सईद इस वक्त स्टूडियो में नहीं है, घर में बैठा रजिया से आखिरी हिसाब किताब कर रहा है। मैंने पूछा क्या मतलब? नारायण ने उधर जवाब दिया, खटपट हो गई है, रजिया ने एक और आदमी से टाका मिला लिया है। मैंने कहा लेकिन हिसाब किताब कैसा हो रहा है? नारायण बोला, बड़ा कमीना है यार सईद, उससे कपड़े ले रहा है जो उसने खरीद कर दिए थे। बात यह है कि पेशावर से मेरे एक अजीज़ ने एक औरत यहाँ भेजी है जिसे फिल्मों में काम करने का शौक़ है। जानकी मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने मुनासिब और मौजूद अल्फाज में अपना मुद्दा बयान नहीं किया। मैं तस्हीह करने ही वाला था कि नारायण की बुलंद आवाज़ कानों के अंदर घुसी, औरत? पेशावर की औरत? खूब, भेजो उसको जल्दी, खूब, हम भी कसूर का पठान हैं। मैंने कहा बकवास ना करो नारायण, सुनो, कल डेक्कन क्वीन से मैं उन्हें भेज रहा हूँ। सईद या तुम कोई भी उसे स्टेशन पर लेने के लिए आ जाना, कल डेक्कन क्वीन से, याद रहे। नारायण की आवाज़ आई, पर आप मुझे पहचानेंगे कैसे? मैंने जवाब दिया, वो खुद तुम्हें पहचान लेगी, लेकिन देखो कोशिश करके उसे किसी ना किसी जगह ज़रूर रखवा देना। 3 मिनट गुजर गए। मैंने जानकी से कहा कल डेक्कन क्वीन से तुम बम्बई चली जाना। सईद और नारायण दोनों की तस्वीरें दिखाता हूँ, लंबे तड़ंगे खूबसूरत जवान हैं, तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने एल्बम में जानकी को सईद और नारायण की मुख्तलिफ फ़ोटो दिखाया। देर तक वो उन्हें देखती रही। मैंने नोट किया कि सईद का फ़ोटो उसे ज़्यादा गौर से देखा। एल्बम एक तरफ रखकर मेरी आंखों में आंखें ना डालने की डगमगाती कोशिश करते हुए उसने मुझसे पूछा, दोनों कैसे आदमी हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों कैसे आदमी हैं? मैंने सुना है कि फिल्मों में अक्सर आदमी बुरे होते हैं। उसके लहजे में एक टोह लेने वाली संजीदगी थी। मैंने कहा ये तो दुरुस्त है, लेकिन फिल्मों में नेक आदमियों की ज़रूरत ही कहाँ होती है? क्यों? दुनिया में 2 किस्म के इंसान हैं। एक किस्म उन इंसानों की है
जो अपने ज़ख्मों से दर्द का अंदाज़ा करते हैं। दूसरी किस्म उनकी है जो दूसरों का ज़ख्म देखकर दर्द का अंदाज़ा करते हैं। तुम्हारा ख्याल क्या है, कौन सी किस्म के इंसान ज़ख्म के दर्द और उसकी तह की जलन को सही तौर पर महसूस करते हैं? उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, वो जिनके ज़ख्म लगे होते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। फिल्मों में असल की अच्छी नकल वही उतार सकता है जिसे असल की वाकफियत हो। नाकाम मोहब्बत में दिल कैसे टूटता है, ये नाकाम मोहब्बत ही अच्छी तरह बता सकता है। वो औरत जो 5 वक्त नमाज बिछाकर नमाज पढ़ती है और इश्क मोहब्बत को सूअर के बराबर समझती है, कैमरे के सामने किसी मर्द के साथ इजहार मोहब्बत क्या खाक करेगी? उसने फिर सोचा, इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म लाइन में दाखिल होने से पहले औरत को सब चीज़ें जाननी चाहिए। मैंने कहा, ये ज़रूरी नहीं, फिल्म लाइन में आकर भी वो चीज़ें जान सकती है। उसने मेरी बात पर गौर ना किया और जो पहला सवाल किया था उसे फिर दोहराया। सईद साहब और नारायण साहब कैसे आदमी है? तुम तफसील से पूछना चाहती हो? तफसील से आपका मतलब ये कि दोनों में से आपके लिए कौन बेहतर रहेगा? जानकी को मेरी ये बात नागवार गुजरी। कैसी बातें करते हैं आप, जैसी तुम चाहती हो। हटाइए भी, ये कहकर वो मुस्कुराई। मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब पूछोगी तो मैं नारायण की सिफारिश करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो सईद के मुकाबले में बेहतर इंसान है। मेरा अब भी यही ख्याल है। सईद शायर है, एक बहुत बेरहम किस्म का शायर। मुर्गी पकड़ेगा तो ज़बह करने के बजाय उसकी गर्दन मरोड़ेगा, गर्दन मरोड़ कर उसके पर नोचेगा, पर नोचने के बाद उसकी यखनी निकालेगा, यखनी पीकर और हड्डियाँ चबाकर और बड़े आराम और सुकून से एक कोने में बैठ जाएगा और उस मुर्गी की मौत पर एक नज़्म लिखेगा, उसके आंसू में भीगी हुई। शराब पिएगा तो कभी बहकेगा नहीं। मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि शराब का मतलब ही फौत हो जाता है। सुबह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर से उठेगा, नौकर चाय की प्याली बनाकर लाएगा। अगर रात की बची हुई रम सिरहाने पड़ी है तो उसे चाय में मिलाकर चाय में उंडेल लेगा और उस मिक्सचर को एक एक घूंट करके ऐसे ही पिएगा जैसे उसमें जायके की कोई हिस्स ही नहीं है। बदन पर कोई फोड़ा निकला है, ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, मगर मजाल है वो जो किसी की तरफ मुतवज्जा हो। पीप निकल रही है, गल सड़ गया है, नासूर बनने का ख़तरा है, लेकिन सईद कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। आप उसे कुछ कहेंगे तो ये जवाब मिलेगा, अक्सर औकात बीमारियां इंसान की जुज़्व बदन होती हैं। जब मुझे ये तकलीफ़ नहीं देता तो इलाज की क्या ज़रूरत है? और ये कहते हुए ज़ख्म की तरफ इस तरह देखेगा जैसे कोई अच्छा शेर नज़र आ गया है। एक्टिंग को सारी उम्र नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो लतीफ़ जज्बात से करीब करीब आ रही है। मैंने उसे एक फिल्म में देखा जो हीरोइन के गानों के बायस बहुत मकबूल हुआ था। एक जगह उसने अपनी महबूबा का हाथ अपने हाथ में लेकर मोहब्बत का इजहार किया। खुदा की कसम, उसने हीरोइन का हाथ कुछ इस तरह अपने हाथ में लिया जैसे कुत्ते का पंजा पकड़ा जाता है। मैं उसे कई बार कह चुका हूँ, एक्टर बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, अच्छे शायर हो, घर बैठो और नज़्में लिखा करो। मगर उसके दिमाग पर अभी तक एक्टिंग की धुन सवार। नारायण मुझे बहुत पसंद है। स्टूडियो की ज़िंदगी के जो उसूल उसने अपने लिए वज़ा कर रखे हैं मुझे अच्छे लगते हैं। एक एक्टर जब तक एक्टर है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी कर ले तो फ़ौरन फिल्म को तलाक दे दे और दूध दही की दुकान खोल ले। अगर मशहूर एक्टर रहा है तो काफ़ी आमदनी हो जाया करेगी। 2, कोई एक्ट्रेस तुम्हें भैया भाई साहब कहे तो फ़ौरन उसके कान में कहो, आपकी अंगिया का साइज़ क्या है। 3, किसी एक्ट्रेस पर अगर तुम्हारी तबीयत आ गई है तो तमहीदें बांधने में वक्त ज़ाया ना करो, उससे तकलीफ में मिलो और कहो मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ। इसका यकीन ना आए तो पूरी जेब बाहर निकाल कर दिखा दो। 4, अगर कोई एक्ट्रेस तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो उसकी आमदनी में से एक पैसा भी ना लो। एक्ट्रेसों के शौहरों और भाइयों के लिए पैसा हलाल है। 5,
इस बात का ख्याल रखना कि एक्ट्रेस के बतन से तुम्हारी कोई औलाद ना हो। स्वराज मिलने के बाद अलबत्ता तुम उसकी औलाद पैदा कर सकते हो। 6, याद रखो एक्टर की भी आकबत होती है और उसे रेजर और कंघी से संवारने के बजाय कभी कभी गैर मुहज़्ज़िब तरीके से भी संवारने की कोशिश किया करो, मिसाल के तौर पर कोई नेक काम करके। 7, स्टूडियो में सबसे ज़्यादा एहतराम पठान चौकीदार का करो। सुबह स्टूडियो में आते वक्त उसे सलाम करने से तुम्हें फ़ायदा होगा, यहाँ नहीं तो दूसरी दुनिया में जहाँ फिल्म कंपनियाँ नहीं होंगी। 8, शराब और एक्ट्रेस की आदत हरगिज़ ना डालो। बहुत मुमकिन है किसी रोज़ कांग्रेस गवर्नमेंट लहर में आकर ये दोनों चीज़ें ममनू करार दे दे। 9, सौदागर। मुसलमान सौदागर हो सकता है लेकिन एक्टर, हिंदू एक्टर या मुस्लिम एक्टर नहीं हो सकता। 10, झूठ ना बोलो। ये सब बातें नारायण के 10 अहकाम के उन्वान तले उसने अपनी एक नोटबुक में लिख रखी हैं, जिनसे उसके कैरेक्टर का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। लोग कहते हैं कि वो उन सब पर अमल नहीं करता, मगर ये हकीकत नहीं। सईद और नारायण के मुतालिक जो मेरे ख्यालात थे मैंने जानकी के पूछे बगैर इशारतन बता दिया और आखिर में उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर तुम इस लाइन में आ गई तो किसी न किसी मर्द का सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा। नारायण के मुतालिक मेरा ख्याल है कि अच्छा दोस्त साबित होगा। मेरा मशवरा उसने सुन लिया और मुंबई चली गई। दूसरे रोज़ खुश खुश वापस आई, क्योंकि नारायण ने अपने स्टूडियो में 1 साल के लिए 500 रुपये माहवार पर उसे मुलाजिम करा दिया था। ये मुलाजमत उसे कैसे मिली? देर तक इसके मुतालिक बातें हुई। जब और कुछ सुनने को ना रहा तो मैंने उसे पूछा, सईद और नारायण दोनों से तुम्हारी मुलाकात हुई, उनमें से किसने तुमको ज़्यादा पसंद किया? जानकी के होठों पर हल्की मुस्कुराहट पैदा हुई। लफ्ज़ भरी निगाहों से मुझे देखते हुए उसने कहा, सही साहब। ये कहकर वो एकदम संजीदा हो गई। सादत साहब, आपने क्यों इतने पुल बांधे थे नारायण की तारीफ़ों के? मैंने पूछा, क्यों? बड़ा वाहियात आदमी है। शाम को बाहर कुर्सियां बिछाकर सईद साहब और वो शराब पीने के लिए बैठे तो बातों बातों में मैंने नारायण भैया कहा। अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज़ क्या है? भगवान जानता है मेरे तन बदन में आग ही लग गई। कैसा लच्छर आदमी है। जानकी के माथे पर पसीना आ गया। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने तेज़ी से कहा, आप हंस क्यों रहे? उसकी बेवकूफ़ी पर। ये कहकर मैंने हंसना बंद कर दिया। थोड़ी देर नारायण को बुरा भला कहने के बाद जानकी ने अजीज़ के मुतालिक फ़िक्रमंद लहजे में बातें शुरू कर दी। कई दिनों से उसका ख़त नहीं आया था, इसलिए तरह तरह के ख्याल उसे सता रहे थे। कहीं उन्हें फिर ज़ुकाम ना हो गया हो, अंधाधुंध साइकिल चलाते हैं हादसा ही ना हो गया हो, पूना ही ना आ रहे हो। क्योंकि जानकी को रुखसत करते वक्त उन्होंने कहा था, एक रोज़ मैं चुपचाप तुम्हारे पास चला आऊँगा। बातें करने के बाद जब उसका तरद्दुद कम हुआ तो उसने अजीज़ की तारीफ़ें शुरू कर दी। घर में बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, हर रोज़ सुबह उनको वर्जिश कराते हैं और नहला धुलाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। बीवी बिल्कुल फूवड़ है, इसलिए रिश्तेदारों से सारा रख रखाव खुद इन्हीं को करना पड़ता है। एक दफ़ा जानकी को टाइफाइड हो गया था तो 20 दिन तक मुतवातिर नर्सों की तरह उसकी तीमारदारी करते रहे, वगैरह वगैरह। दूसरे रोज़ मुनासिब व मौजू अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो बम्बई चली गई, जहाँ उसके लिए एक नई और चमकीली दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। पूना में मुझे तकरीबन 2 महीने कहानी का मंजरनामा तैयार करने में लगे। हक़ुल खिदमत वसूल करके मैंने बम्बई का रुख किया। जहाँ मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। सुबह 5 बजे करीब अंधेरी पहुँचा, जहाँ एक मामूली बंगले में सईद और नारायण दोनों इकट्ठे रहते थे। बरामदे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद पाया। मैंने सोचा सो रहे होंगे, तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। पिछली तरफ एक दरवाज़ा है जो नौकरों के लिए अक्सर खुला रहता है। मैं उसमें से अंदर दाखिल हुआ। बावर्ची खाना और साथ वाला कमरा जिसमें खाना खाया जाता है हस्ब मामूल बेहद गलीज़ थे। सामने वाला कमरा मेहमानों के लिए मखसूस था। मैंने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 2 पलंग थे, एक पर सईद और उसके साथ कोई और लिहाफ ओढ़े सो रहा था। मुझे सख्त नींद आ रही थी।
दूसरे पलंग पर मैं कपड़े उतारे बगैर लेट गया। पायती पर कंबल पड़ा था, ये मैंने टांगों पर डाल दिया। सोने का इरादा कर ही रहा था कि सईद के पीछे से एक चूड़ियों वाला हाथ निकला और पलंग के पास रखी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा। कुर्सी पर लट्ठे की सफ़ेद शलवार लटक रही थी। मैं उठकर बैठ गया। सईद के साथ जानकी लेटी थी। मैंने कुर्सी पर से शलवार उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। नारायण के कमरे में जाकर मैंने उसे जगाया। रात के 2 बजे उसकी शूटिंग ख़त्म हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि खामखा उस गरीब को जगाया, लेकिन वो मुझसे बातें करना चाहता था, किसी ख़ास मौजू पर नहीं। मुझे अचानक देखकर बकौल उसके वो कुछ बेहुदा बकवास करना चाहता था। चुनांचे सुबह 9 बजे तक हम बेहुदा बकवास में मशगूल रहे, जिसमें बार बार जानकी का जिक्र भी आया। जब मैंने अंगिया वाली बात छेड़ी तो नारायण बहुत हंसा। हंसते हंसते उसने कहा, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब मैंने उसे कान के साथ मुंह लगाकर पूछा तुम्हारी अंगिया का साइज़ क्या है, तो उसने बता दिया। कहा 24। इसके बाद अचानक उसे मेरे सवाल की बेहूदगी का एहसास हुआ और मुझे कोसना शुरू कर दिया। बिल्कुल बच्ची है। जब कभी मुझसे मुठभेड़ होती है तो सीने पर दुपट्टा रख लेती है, लेकिन मंटो बड़ी वफादार औरत है। मैंने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? नारायण मुस्कुराया। औरत जब बिल्कुल अजनबी आदमी को अपनी अंगिया का सही साइज बता दे, धोखेबाज हरगिज़ नहीं हो सकती। अजीब व गरीब मंतक थी, लेकिन नारायण ने मुझे बड़ी संजीदगी से यकीन दिलाया कि जानकी बड़ी पुरखुलूस औरत है। उसने कहा, मंटो तुम्हें मालूम नहीं सईद की कितनी खिदमत कर रही है। ऐसे इंसान की खबरगिरी जो पहले दर्जे का बेहुदा बेपरवाह हो, आसान काम नहीं। लेकिन ये मैं जानता हूँ जानकी इस मुश्किल को बड़े आसानी से निभा रही है। औरत होने के साथ साथ वो एक पुरखुलूस और ईमानदार आया भी है। सुबह उठकर उस खरजात को जगाने में आध घंटा सर्व करती है, उसके दांत साफ कराती है, कपड़े पहनाती है, नाश्ता कराती है, और रात को जब वो रम पीकर बिस्तर पर लेटता है तो सब दरवाजे बंद करके उसके साथ लेट जाती है। और जब स्टूडियो में किसी से मिलती है तो सिर्फ सईद की बातें करती है। सईद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, सईद साहब बहुत अच्छा गाते हैं, सईद साहब का वज़न बढ़ गया है, सईद साहब का पुलोवर तैयार हो गया है, सईद साहब के लिए पेशावर से पोठोहारी सैंडल मंगवाई है, सईद साहब के सर में हल्का हल्का दर्द है, स्प्रो लेने जा रही हूँ, सईद साहब ने आज मुझ पर एक शेर कहा, और जब मुझसे मुठभेड़ हुई तो अंगिया वाली बात याद करके तेवरी चढ़ा लेती है। मैं तकरीबन 10 दिन सईद और नारायण का मेहमान रहा। इस दौरान में सईद ने जानकी के मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं की, शायद इसलिए कि उनका मामला काफ़ी पुराना हो चुका है। जानकी से अलबत्ता काफ़ी बातें हुई। वो सईद से बहुत खुश थी, लेकिन उसे इसकी बेपरवाह तबीयत का बहुत गिला था। सादत साहब अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते, बहुत बेपरवाह हैं, हर वक्त सोचना जो हुआ इसलिए किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता। आप हंसने लगे, लेकिन मुझे हर रोज़ उसे पूछना पड़ता है कि आप संडास गए थे या नहीं। नारायण ने मुझसे जो कुछ कहा था ठीक निकला। जानकी हर वक्त सईद की खबरगिरी में मुनमहिक रहती थी। मैं 10 दिन अंधेरी के बंगले में रहा। उन 10 दिनों में जानकी की बेलौस खिदमत ने मुझे बहुत मुतासिर किया, लेकिन यह ख्याल बार बार आता रहा कि अजीज़ को क्या हुआ। जानकी को उसका भी बहुत ख्याल रहता है, क्या सईद को पाकर वो उसको भूल चुकी है। मैंने इस सवाल का जवाब जानकी ही से पूछ लिया होता अगर मैं कुछ दिन वहाँ ठहरता। जिस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसके मालिक से मेरी किसी बात पर चख हो गई और मैं दिमागी तकद्दुर दूर करने के लिए पूना चला गया। 2 ही दिन गुजरे होंगे कि मुंबई से अजीज़ का तारा आया कि मैं आ रहा हूँ। 5-6 घंटे के बाद वो मेरे पास था और दूसरे रोज़ सुबह सवेरे जानकी मेरे कमरे पर दस्तक दे रही थी। अजीज़ और जानकी जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने देर से बिछड़े हुए आशिक माशूक की सरगर्मी जाहिर न की। मेरे और अजीज़ के ताल्लुकात शुरू से बहुत संजीदा और मतीन रहे हैं। शायद इसी वजह से दोनों मुतदल रहे। अजीज़ का ख्याल था होटल में उठ जाए, लेकिन मेरा दोस्त जिसके यहाँ मैं ठहरा था आउटडोर शूटिंग के लिए कोल्हापुर गया था, इसलिए मैंने अजीज़ और जानकी को अपने पास ही रखा। 3 कमरे थे,
एक पे जानकी सो सकती थी, दूसरे में अजीज़। यूँ तो मुझे उन दोनों को एक ही कमरा देना चाहिए था, लेकिन अजीज़ से मेरी इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। इसके अलावा उसने जानकी से अपने ताल्लुक़ को मुझ पर ज़ाहिर नहीं किया था। रात को दोनों सिनेमा देखने चले गए। मैं साथ न गया, इसलिए कि फ़िल्म के लिए एक नई कहानी शुरू करना चाहता था। 2 बजे तक मैं जागता रहा, उसके बाद सो गया। एक चाबी मैंने अजीज़ को दे दी थी, इसलिए मुझे उनकी तरफ से इत्मीनान था। रात को मैं चाहे बहुत देर तक काम करूं, 3:30 और 4 के दरमियान एक दफ़ा ज़रूर जागता हूं और उठकर पानी पीता हूं। हस्बे आदत उस रात को भी मैं पानी पीने के लिए उठा। इत्तेफाक से जो कमरा मेरा था, यानी जिसमें मैंने अपना बिस्तर जमाया हुआ था, अजीज़ के पास था और उसमें मेरी सुराही पड़ी थी। अगर मुझे शिद्दत की प्यास ना लगी होती तो अजीज़ को तकलीफ़ न देता, लेकिन ज़्यादा विस्की पीने के बायस मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो रहा था, इसलिए मुझे दस्तक देनी पड़ी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। जानकी ने आंखें मलते मलते दरवाज़ा खोला और कहा, सही साहब। और जब मुझे देखा तो एक हल्की सी ओह उसके मुंह से निकल गई। अंदर के पलक पर अजीज़ सो रहा था। मैं बेख्तियार मुस्कुराया। जानकी भी मुस्कुराई और उसके तीखे होंठ एक कोने की तरफ सिकुड़ गए। मैंने पानी की सुराही ली और चला आया। सुबह उठा तो कमरे में धुआं जमा था। बावर्ची खाने में जाकर देखा तो जानकी कागज़ जला जलाकर अजीज़ के गुस्ल के लिए पानी गर्म कर रही थी। आंखों से पानी बह रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंगीठी में फूंके मारती हुई कहने लगी, अजीज़ साहब ठंडे पानी से नहाए तो उन्हें ज़ुकाम हो जाता है। मैं नहीं थी पेशावर में तो 1 महीना बीमार रहे, और रहते भी क्यों नहीं, जब दवा पीनी ही छोड़ दी थी। आपने देखा नहीं कितने दुबले हो गए। और अजीज़ नहा धोकर जब किसी काम की गरज से बाहर गया तो जानकी ने मुझसे सईद के नाम तार लिखने के लिए कहा। मुझे कल यहाँ पहुँचते ही उन्हें तार भेजना चाहिए था। कितनी गलती हुई मुझसे। उन्हें बहुत तशवीश हो रही होगी। उसने मुझसे तार का मजमून बनवाया, जिसमें अपनी बखैरियत पहुँचने की इत्तला तो थी, लेकिन सईद की खैरियत दरियाफ्त करने का इस्तराब ज़्यादा था। इंजेक्शन लगवाने की ताकीद भी थी। 4 रोज़ गुजर गए। सईद को जानकी ने 5 तार रवाना किए, पर उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। बम्बई जाने का इरादा कर ही रही थी कि अचानक शाम को अजीज़ की तबीयत ख़राब हो गई। मुझे सईद के नाम एक और तार लिखवा कर वो सारी रात अजीज़ की तीमारदारी में मसरूफ़ रही। मामूली बुखार था, लेकिन जानकी को बेहद तशवीश थी। मेरा ख्याल है उस तशवीश में सईद की खामोशी का पैदा करदा इस्तराब भी शामिल था। वो मुझसे इस दौरान में कई बार कह चुकी थी, सादत साहब मेरा ख्याल है सईद साहब ज़रूर बीमार हैं, वरना मुझे मेरे तारों और खुतूत का जवाब ज़रूर लिखते। 5वें रोज़ शाम को अजीज़ की मौजूदगी में सईद का तार आया, जिसमें लिखा था, मैं बहुत बीमार हूँ, फ़ौरन चली आओ। तार आने से पहले जानकी मेरी किसी बात पर बेतहाशा हंस रही थी, लेकिन जब उसने सईद की बीमारी की खबर सुनी तो एकदम खामोश हो गई। अजीज़ को यह खामोशी बहुत नागवार मालूम हुई, क्योंकि जब उसने जानकी को मुखातिब किया तो उसके लहजे में तेज़ी थी। मैं उठकर चला गया। शाम को जब वापस आया तो जानकी और अजीज़ कुछ इस तरह अलहदा बैठे थे जैसे उनमें काफ़ी झगड़ा हुआ है। जानकी के गालों पर आंसुओं का बैल था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इधर उधर की बातों के बाद जानकी ने अपना हैंडबैग उठाया और अजीज़ से कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। फिर मुझसे मुखातिब हुई, सादत साहब इनका ख्याल रखिए, अभी तक बुखार दूर नहीं हुआ। मैं स्टेशन तक उसके साथ गया। ब्लैक मार्केट से टिकट खरीद कर उसे गाड़ी पर बिठाया और घर चला आया। अजीज़ को हल्का हल्का बुखार था। हम दोनों देर तक बातें करते रहे, लेकिन जानकी का जिक्र ना आया। तीसरे रोज़ सुबह 5:30 बजे के करीब मुझे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसके बाद जानकी की। लफ्ज़ों को ऊपर तले करती हुई वो अजीज़ से पूछ रही थी कि उसकी तबीयत अब कैसी है और क्या उसकी गैर मौजूदगी में उसने बाकायदा दवा पी थी या नहीं। अजीज़ की आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंची, लेकिन आध घंटे के बाद जबकि नींद से मेरी आंखें मुंद हो रही थी, अजीज़ की खफगी आमेज़ बातों का दबा दबा शोर सुनाई दिया।
समझ में तो कुछ ना आया, लेकिन इतना पता चल गया कि वह जानकी से अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा था। सुबह 10 बजे अजीज़ ने ठंडे पानी से गुस्ल किया और जानकी का गर्म किया हुआ पानी वैसे ही गुसलखाने में पड़ा रहा। जब मैंने जानकी से इस बात का जिक्र किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहा धोकर अजीज़ बाहर चला गया। जानकी कमरे में पलंग पर लेटी रही। दोपहर को 3 बजे के करीब जब मैं उसके पास गया तो मालूम हुआ कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर बुलाने के लिए बाहर निकला तो अजीज़ तांगे में असबाब रखवा रहा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा बम्बई, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये कहकर वो इक्के में बैठा और चला गया। मुझे ये बताने का मौका ही ना मिला कि जानकी को बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर ने जानकी को अच्छी तरह देखा और मुझे बताया कि इसे ब्रोंकाइटिस है। अगर एहतियात ना बरती तो निमोनिया होने का खतरा है। डॉक्टर नुस्खा देकर चला गया तो जानकी ने अजीज़ के बारे में पूछा। पहले तो मैंने सोचा कि उसे ना बताऊं, लेकिन छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया कि चला गया। ये सुनकर उसे बहुत सदमा हुआ। देर तक वो तकिए में सर देकर रोती रही। दूसरे रोज़ सुबह 11 बजे के करीब, जबकि जानकी का बुखार 1 डिग्री हल्का था और तबीयत भी किसी कदर दुरुस्त थी, बम्बई से सईद का तार आया, जिसमें बड़े दुरुस्त लफ्ज़ों में लिखा था, याद रहे कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं बहुत मना करता रहा, लेकिन वो तेज़ बुखार में पूना एक्सप्रेस से बम्बई रवाना हो गई। 5-6 दिनों के बाद नारायण का तार आया, एक ज़रूरी काम है, फ़ौरन बम्बई चले आओ। मेरा ख्याल था कि किसी प्रोड्यूसर से उसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की बात की होगी, लेकिन बम्बई पहुंचकर मालूम हुआ कि जानकी की हालत बहुत नाजुक है। ब्रोंकाइटिस बिगड़कर निमोनिया में तब्दील हो गया था। इसके अलावा जब पूना से बम्बई पहुंची थी तो अंधेरी जाने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए गिर पड़ी थी, जिसके बायस उसकी दोनों रानें बहुत बुरी तरह छिल गई थी। जानकी ने इस जिस्मानी तकलीफ को बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो अंधेरी पहुंची और सईद ने उसके बंधे हुए असबाब की तरफ इशारा करके कहा मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ, तो उसे बहुत रूहानी तकलीफ हुई। नारायण ने मुझे बताया, सईद के मुंह से ये बर्फ़ जैसे ठंडे अल्फाज सुनकर वो एक लहजे के लिए बिल्कुल पत्थर हो गई। मेरा ख्याल उसने थोड़ी देर के बाद ये ज़रूर सोचा होगा मैं गाड़ी के नीचे आकर क्यों ना मर गई। सादत तुम कुछ भी कहो, मगर सईद औरतों से ज़्यादा सलूक करता है, बहुत ही नामर्दाना है। बेचारी को बुखार था, चलती रेल से गिर पड़ी थी, और वो भी उस कर्जात के पास जल्दी पहुंचने के बायस। लेकिन इन बातों का ख्याल ही ना किया और एक बार फिर उससे कहा मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। उसके लहजे में मंडो किसी जज्बे का इजहार नहीं था, बस ऐसे था जैसे लिनोटाइप मशीन से अखबार की एक सतह ढलकर बाहर निकल आए। मुझे बहुत दुख हुआ, चुनांचे मैं वहाँ से उठकर चला गया। शाम को जब मैं वापस आया तो जानकी मौजूद नहीं थी, लेकिन सईद पलंग पर बैठा रम का ग्लास सामने रख के एक नज़म लिखने में मसरूफ़ था। मैंने उसे कोई बात न की और अपने कमरे में चला गया। दूसरे रोज़ स्टूडियो से मालूम हुआ कि जानकी एक एक्स्ट्रा लड़की के घर खतरनाक हालत में पड़ी है। मैंने स्टूडियो के मालिक से बात की, उसे अस्पताल भिजवा दिया। कल से वहीं है। बताओ अब क्या किया जाए। मैं तो उसे देखने नहीं जा सकता, इसलिए कि वो मुझसे नफरत करती है। तुम जाओ और देख कर आओ किस हालत में है। मैं अस्पताल गया तो उसने सबसे पहले अजीज़ और सईद के मुतालिक पूछा। जो सलूक उन दोनों ने उसके साथ किया था, उसके बाद उसके पुरखुलूस इस्तफसार ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों फेफड़ों पर वरम है और जान का खतरा है, लेकिन मुझे हैरत है कि जान की इतनी बड़ी तकलीफ़ मर्दाना वार बर्दाश्त कर रही है। अस्पताल से लौटा और स्टूडियो में नारायण को तलाश किया तो मालूम हुआ सुबह ही से गायब है। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे 3 छोटी छोटी शीशियाँ दिखाई, जिनका मुंह रबड़ से बंद था। जानते हो ये क्या है? मैंने कहा मालूम नहीं, इंजेक्शन से लगते हैं। नारायण मुस्कुराया। इंजेक्शन ही है, लेकिन पेंसिलिन के। मुझे सख्त हैरत हुई, क्योंकि पेंसिलिन उस वक्त बहुत ही कलील मकदार में तैयार होती थी। अमेरिका और इंग्लिस्तान में जितनी बनती है
थोड़ी थोड़ी मिलिट्री अस्पतालों में तकसीम कर दी जाती थी। चुनांचे मैंने नारायण से पूछा, ये तो बिल्कुल नायाब चीज़ है, तुम्हें कैसे मिल गई? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बचपन में घर की तिजोरी खोलकर रुपए चुराना मेरे बाएं हाथ का काम था। आज दाएं हाथ से मिलिट्री हॉस्पिटल का रेफ्रिजरेटर खोलकर मैंने ये 3 बल्ब चुराए। चलो जल्दी करो, जानकी को अस्पताल से होटल में ले चलें। टैक्सी लेकर मैं अस्पताल गया और जानकी को उस होटल में ले गया जिसमें नारायण 2 कमरों का पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। जानकी ने मुझसे कई बार नहीं आवाज़ में पूछा, इस होटल में क्यों लाया हूँ? हर बार मैंने यही जवाब दिया, तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब उसे मालूम हुआ, यानी जब नारायण सिरिंज हाथ में लिए उसे टीका लगाने के लिए उस कमरे में आया, तो नफरत से एक तरफ उसने मुंह फेर लिया और मुझसे कहा, सादर साहब इससे कहिए यहाँ से चला जाए। नारायण मुस्कुराया, जाने मन गुस्सा थूक दो, यहाँ तुम्हारी जान का सवाल है। जानकी को तैश आ गया, नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। सादर साहब मैं जाती हूँ यहाँ से, या आप इस हरामखोर को बाहर निकालिए। नारायण ने धक्का देकर उसे उल्टा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह हरामजादा तुम्हें इंजेक्शन लगा कर ही रहेगा, खबरदार जो तुमने मज़ाहमत की। ये कहकर उसने एक हाथ से मजबूती के साथ जानकी का बाजू पकड़ा। सिरंज मुझे देकर उसने स्पिरिट पे रुई भिगोई और उसका डेंटर साफ किया। उसके बाद रुई मुझे देकर उसने सिरिंज की सुई और उसके बाजू की मछली में दाखिल कर दी। वो चीखी, लेकिन पेंसिलें उसके जिस्म में जा चुकी थी। जब नारायण ने जानकी का बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त से अलहदा किया तो उसने रोना शुरू कर दिया। नारायण ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और स्पिरिट लगी हुई रुई से इंजेक्शन वाला हिस्सा पूंछकर दूसरे कमरे में चला गया। पहला इंजेक्शन रात के 9 बजे दिया था, दूसरा 3 घंटे बाद देना था। नारायण ने मुझे बताया, अगर 3 के 3.5 घंटे हो गए तो पेंसिलिन का असर बिल्कुल ज़ायल हो जाएगा। चुनांचे वो जागता रहा। तकरीबन 11:30 बजे उसने स्टोव जलाया, सिरिंज उबाली और उसमें दवा भरी। जानकी खड़खड़ाहट भरे सांस ले रही थी, आंखें बंद थी। नारायण ने दूसरे बाजू को स्पिरिट से साफ किया और सिरिंज की सुई अंदर खुबो दी। जानकी के होठों से पतली सी चीख निकली। नारायण ने दवा जिस्म के अंदर भेजकर सुई बाहर निकाली और स्पिरिट से इंजेक्शन वाली जगह साफ करते हुए मुझसे कहा, अब तीसरा 3 बजे। मुझे मालूम नहीं उसने तीसरा चौथा इंजेक्शन कब दिया, लेकिन जब बेदार हुआ तो स्टोव जलने की आवाज़ आ रही थी और नारायण होटल के बहरे से बर्फ़ के लिए कह रहा था, क्योंकि उस पेंसिल को ठंडा रख रहा था। 9 बजे 5वां इंजेक्शन देने के बाद जब हम दोनों जानकी कमरे में गए तो वो आंखें खोले लेटी थी। उसने नफरत भरी निगाहों से नारायण की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ ना कहा। नारायण मुस्कुराया, जाने मन क्या हाल है? जानकी खामोश रही। नारायण उसके पास खड़ा हो गया। ये इंजेक्शन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इश्क के इंजेक्शन नहीं, तुम्हारा निमोनिया दूर करने के इंजेक्शन है। मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल से बड़ी सफाई के साथ चुराए। लो, अब ज़रा उल्टी लेट जाओ और कूले पर से शलवार को नीचे से खिसका दो। कभी लिया है या इंजेक्शन? ये कहकर उसने जानकी के कूले पर एक जगह गोश्त के अंदर उंगली खुबई। जानकी की आंखों में मरूब सी नफरत पैदा हुई। जब उसने करवट बदली तो नारायण ने कहा, शाबाश। पेशतर इसके कि जानकी कोई मज़ाहमत करे, नारायण ने एक हाथ से उसकी शलवार नीचे खिसकाई और मुझसे कहा, स्प्रिट लगाओ। जानकी ने टांगे चलाना शुरू की तो नारायण ने कहा, जानकी टांगे वांगे मत चलाओ, मैं इंजेक्शन लगा के रहूँगा। गर्ज के 5वां इंजेक्शन दे दिया गया। 15 और बाकी थे जो नारायण को हर 3 घंटे के बाद देने थे, और ये 45 घंटे का काम था। 5 इंजेक्शन से को जानकी बज़ाहिर कोई नुमाया फ़ायदा नहीं पहुंचा था, लेकिन नारायण को पेंसिलिन के एजाज़ का यकीन था और उसे पूरी उम्मीद थी कि वो बच जाएगी। हम दोनों बहुत देर तक इस नई दवा के मुतालिक बातें करते रहे। 11 बजे के करीब नारायण का नौकर मेरे नाम एक तार लेकर आया। पूना से था। एक फिल्म कंपनी ने मुझे फ़ौरन बुलाया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। 10-15 दिनों के बाद कंपनी ही के काम से बम्बई आया। काम ख़त्म करके जब मैं अंधेरी पहुंचा तो सईद से मालूम हुआ कि नारायण अभी तक होटल ही में। होटल बहुत दूर शहर में था, इसलिए रात में वहीं अंधेरी में रहा। सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचा
तो नारायण के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली पाया। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो एकदम आंखों के सामने कुछ हुआ। जानकी मुझे देखते ही लिहाफ के अंदर घुस गई और नारायण ने जो उसके साथ लेटा था मुझे वापस जाते देखकर कहा, आओ मंटो आओ। मैं हमेशा दरवाज़ा बंद करना भूल जाता हूँ। आओ यार, बैठो इस कुर्सी पर, लेकिन ये जानकी की सलवार दे देना। तो ये था अफसाना जानकी।